गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक बेहतरीन सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है, दुआ है जहाँ कहीं पे भी हो आप खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हो। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बिला ताखीर के आज का दिन और आने वाला हर दिन वतन अजीज़ के लिए खैर और बरकत का बायस बने, और हमारी कोशिश होती है कि जनाब आपके दिन के आगाज को हम यादगार बना सके। तो इसलिए हम अपना शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आप जान पाएंगे सियासत से लेकर सियाहत तक और दीगर मामलात और दीगर सेगमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, जो कि हमें बताती हैं नजर। तो आइए मौसम के बारे में जानते हैं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। पहाड़ी इलाके सख्त सर्दी की लपेट में हैं। बालाई इलाकों का टेम्परेचर -13 डिग्री तक गिर गया है। नदी नालों और पाइपलाइनों में पानी जम गया है। कराची में भी सर्द हवाओं के बायस ठंड में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने सर्दी के रवा सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने की पेशगोई कर दी है और जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने का भी इशारा दे दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां सर्दी ने 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -8 और ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में टेम्परेचर कम से कम -11 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां वादी में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम पारा 2 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सवाबी, मर्दान, पेशावर, नौशहरा, कोहाट में चंद मकामात पर धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब आपको लिए चलते हैं पंजाब के मौसम की तरफ, जहां सख्त सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं। दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 3 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। ताहम लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं बलोचिस्तान का मौसम, जहां कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सूबे के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम कोयटा, पशीन, ज़ियारत और योब और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्द हवाओं के बायस शहर कायद में ठंड बढ़ गई है। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है।
वेदर अपडेट्स जानने के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं जनाब मुल्क की सियासत की। तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद एतमाद का शदीद फुकदान देखने को मिल रहा है। मुज़ाकराती कमेटियों के इख्तियारात और संजीदगी पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के मामले को लेकर हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की हुई है, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से शुकूक व शुबहात का इजहार हो रहा है। बानी पीटीआई हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते और उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का हुकूमती मुतालबा भी मुस्तरद किया है और साथ ही ये शर्त भी रख दी है कि पहले मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए, उसके बाद ही हम असल सूरत हाल का जायजा लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब 9 मई के ट्रायल के मामले पर आलमी दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नाजिम खसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनल का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर तलाल चौधरी ने रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, साबिक वजीर आजम पर संगीन मुकदमात हैं, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। मगर यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि पीटीआई ने अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी दाव पर लगाने के लिए हमें तैयार नजर आती है। शेख वकास अकरम ने अमरीकी एलची के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अगर इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो जनाब हम उसे खुशामदीद कहेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुबह बखैर। ये कहिएगा कि अमरीका की जानिब से 9 मई के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। आखिर क्यों अमरीका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, वजह क्या है? ये तो जो नई इंतजामिया आने वाली है ट्रंप की, उसका एजेंडा है। उसने एक आदमी आगे कर दिया है और बकौल किसी के उसने अपना फैसला वापस आगे कर दिया है। दो इस तरह का बयान देकर एक तरह की जजमेंट ले रहा है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या बनता है। पाकिस्तान भी इस मामले में बहुत साफ और बिल्कुल शरीफ किस्म का बयान दे रहा है। ख्वाजा आसफ ने यह कह दिया है कि यह कानून का मामला है और कानून का मामला कानून की अदालतों में तय होगा। कोई बंदा जाती ख्वाहिश के मुताबिक उसको किसी को रहा नहीं करा सकता, न किसी को सजा दिला सकता है। असूली तौर पर यह बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि अगर ट्रंप की हुकूमत चाहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव डालना तो माजी में करती रही है, तो वो कर तो सकती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उसका नतीजा क्या निकलता है कि दूसरी बात है। और ये बात बहुत मुश्किल दिखाई देती है कि पाकिस्तान एक खुले दबाव में आकर किसी मुकदमे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल पे जब एक कंट्राडिक्शन ऐसी है कि इमरान खान की रिहाई का मतलब ये है कि अपने तमाम जुडिशल मामलात को, अपनी तमाम सूरत हाल को जो इस वक्त पीटीआई की गिरद बुनी गई है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। वो ये कह दिया जाए कि जो मुकदमा कायम किए गए थे वो झूठ थे। वो ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान का कोई खतरा नहीं था, हमने मजाक बनाया हुआ था, और एक गैर मुल्की हुकूमत के कहने पर हम अब उस पर अमल कर रहे हैं। साहब, आपने भी ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया है, तो वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका आफिया सदीकी को रिहा कर दे तो हम बानी पीटीआई के बारे में सोच सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की ये तजवीज़ कितनी दुरुस्त आपको लगती है? वो तो कहते हैं कि भाई तुम ये हमें तजवीज देते हो कि बंदा छोड़ दो हमारा, तो पहले हमारी जो देर से तुमने लड़की को कैद किया हुआ है, 86 साल की कैद दी हुई है, और उस पर कुछ टस से बस होने को तैयार नहीं हो, और एक झूठे मुकदमे की सब बात कर रहे हो। पाकिस्तान में शायद एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो समझता हो कि आफिया सदीकी को सजा दुरुस्त तौर पर दी गई हो, बल्कि यही दिखाई देता है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये साबित करने के लिए कि उसे कोई खदशात हैं, आफिया सदीकी को सजा दी है और उसको हाश से हाश सजा देकर ये बात साबित करने की कोशिश की है कि वो अपने मामला को सख्त दिखाती है। अगर उसके सिक्योरिटी कंसर्न इतने हैं तो हमारे तो सिक्योरिटी कंसर्न क्या काम है? जिसने सदीकी का हवाला दिया था वो लड़का, जो बंदा जो कैद है और जिसने कोई एक तरह की जासूसी की थी और जासूसी करके बताया था कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है, और उसके नतीजे के तौर पर उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी और उसकी मौत वाक़या हुई थी, तो उसके बारे में भी अमेरिका कहता है, बार बार कहता है इसको छोड़ा जाए। पाकिस्तान को नहीं छोड़ता। वो कहता है क्यों छोड़े हम? वो बंदा आपका लॉयल हो सकता है, लेकिन रियासत पाकिस्तान का तो बेवफा है ना जी, गद्दार है ना जी। उसने करके ये तो बताया है
कि पाकिस्तान की एक चार दीवारी के अंदर वो बंदा मौजूद है जो आपका तो मुजरिम है लेकिन हमारा मुजरिम नहीं है, हमने रखा हुआ है बकौल आपके। अगर आप इस सिलसिले में अपने बंदे को तलब करते हैं और हम नहीं देते तो ये कैसे हो सकता है कि आपके तलब करने पर हम अपने बंदे को आपके हवाले कर दें? ये एक सारी लफ्जी बहस है। बहस ये है कि माजी में भी कहता रहा था कि एटमी ताकतें रखने वाली ताकतों के साथ अलग तरह से निपटा जाएगा, अलग तरह से देखा जाएगा, लेकिन ट्रंप को मेरा ख्याल में कई मामलों से बहुत सारी गलतफहमियां जो है इस टेन्योर में निकल जाएंगी। उसकी पहला टेन्योर हर आदमी का जो होता है, बिल्कुल ये तो देखना होगा कि हल्फ उठाने के बाद फिर कौन कौन सी जो गलतफहमियां वो दूर होती हैं। अच्छा सर, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ी देर के बाद खामोशी तोड़ी है अपनी, और अब वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि जनाब कौमी और बैनुल अक़वामी सितारे हरकत में आ गए हैं। बानी चेयरमैन 1.5 माह में रिहा होने वाले हैं, उन्होंने तारीख भी दे दी है, डेडलाइन भी दे दी है। क्या आलमी दबाव पर बानी पीटीआई आपको लगता है कि रिहा हो जाएंगे जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे? आरिफ अलवी साहब बहुत नेक सीरत इंसान है और कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत मुखलिस हैं इमरान खान के साथ भी और उन आइडियल के साथ भी जिनके लिए वो खड़े हुए हैं। और जो बात कहते हैं वो कोई कहने की बात नहीं होती, अंदर से बात कहते हैं। उनकी ख्वाहिश होगी, यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश दुरुस्त तौर पर होगी और वो उसके लिए बात भी करना चाहते हैं। एक संजीदा आदमी है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उनकी कही हुई बात पर अमल भी हो और वो वैसे ही हो जैसे वो चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश सामने आ गई है, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सज्जाद साहब, हमें इस मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा कि पहले दौर में के बाद मुज़ाकराती कमेटियों के इख्तियारात और संजीदगी पर सवाल उठाए जा रहे थे और बानी पीटीआई हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। एतमाद के बगैर आपको क्या लगता है मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे, आगे हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी तो पीटीआई के तरफ से सिर्फ 3 आदमी शरीक हुए हैं। उसमें पीटीआई का अपना सिर्फ एक आदमी है, असद कैसर। बाकी 2 तो कोई मजहबी लोग हैं, तंजीम के लोग हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं। बाकी 4 और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, हाँ, बाकी 4 लोग थे, किसी न किसी बहाने से गायब रहे। किसी का मुकदमा था अदालत में, किसी को कुछ और काम, किसी कबीना का इजलास था, किसी का कुछ था, वो शरीक नहीं हुए। धरने भरने में बहुत शरीक होते हैं लेकिन इसमें वो शरीक नहीं हुए। अब इस पर लगता नहीं है कि जब उनकी टीम भी सीरियस नजर नहीं आई थी तो वो कितने सीरियस होंगे। यूँ लगता है कि वो मुज़ाकरात की चूंकि दावत उनको उन्होंने दी हुई थी कि मुज़ाकरात किए जाएं और उधर हुकूमत ने उन्होंने तवक्को दी थी कि हुकूमत इस पर में संजीदगी दिखाएगी। हुकूमत संजीदगी दिखा दी है। अब मुज़ाकरा तो करना चाहते हैं लेकिन उसके नताइज से वो ना मुतमिन है, ना वो समझते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात हुए तो इसके नतीजे के तौर पर इमरान खान तो रहा नहीं होगा, और अगर इमरान खान रहा नहीं होगा तो इन मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या? और चूँकि मुज़ाकरात तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि खाम का ज़लील होने का फ़ायदा नहीं है, घर बैठो आराम से इनका तमाशा देखो और जहाँ जाने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ यही सज्जाद साहब, हमने देखा था कि हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया था कि जनाब ये मुज़ाकरात मशरूत नहीं होंगे बगैर किसी शर्त के, और सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसका भी कहा गया था कि जनाब वापस ले ली जाए और इस तरह की जो है बातें ना की जाएं। तो अब आपको लगता है कि एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल की अपनी तरफ से तलवार लटकाई हुई है ऑपोजिशन ने, बानी तहरीक इंसाफ ने, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की स्ट्रेटजी ये काम करेगी इस तरह? देखिए ना, अभी तो आपने सिविल नाफरमानी की तलवार लटका रखी है और बकौल आपके शुरू हो चुकी है। और जरा बताइएगा 2-4 दिन में सिविल नाफरमानी का क्या असर हुआ है? क्या लोगों ने बिल देने बंद कर दिए हैं? क्या गैर मुल्कों से पैसा आना बंद हो गया है? ये सारे कहने की बातें हैं और वो भी गीदड़ बत्तियां हैं, इधर से भी गीदड़ बत्तियां हैं। सारे एक दूसरे को एक तरह का डॉज देने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह शायद वो वक्त आ जाए जब हुकूमत रहा करने पर मजबूर हो जाए और हुकूमत ये समझती है कि शायद इस तरह वो उसको थका दे, अपोजिशन को थकाकर बानी पीटीआई जो आराम से बैठ जाए। दोनों तरफ से एक तरह का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मुज़ाकरात से ज़्यादा तो आपने जो दुरुस्त फरमाया कि बज़ाहिर यही लगता है कि जनाब ये खेल ही खेला जा रहा है और बस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब आपके कीमती वक्त का, आप अपना
तज्जिया थे। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर नजर रखेंगे, आपको आगाह भी करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक शामिल करते हैं, दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, अब प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, हम खेल पोलो की बात कर लेते हैं। ये तकरीबन 2500 साल पुराना खेल है और इसे शाही खेल भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में पोलो बादशाहों का पसंदीदा खेल था। मुग़ल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका इतना दिलदादा था कि उसकी मौत भी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर वाक़ हुई और अनारकली के करीब वो मदफून है। जनाब, औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में मशहूर है कि वो अपने फ़ौजी कमांडर्स का इंतखाब पोलो के मैदानों से करता था और यही वो कमांडोज थे कि जिनसे उसने एक लंबे अरसे तक बरे-सग़ीर पर हुक्मरानी। सन 1850 में ये पोलो हिंदुस्तान में पहुंचा। देखते ही देखते ये हर आम खास का पसंदीदा खेल बन गया। इस वक्त पोलो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 60 से ज्यादा मुल्कों का मकबूल तरीन खेल बन चुका है। पाकिस्तान में पोलो के सबसे बड़े मुकाबले शिंदोर में होते हैं, जहां जुलाई में इसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। पोलो की वजह से दुनिया में इस खत्ते की खास पहचान है। पाकिस्तान में पहले पहल पोलो को तो सिर्फ जनाब मर्दों तक महदूद रखा गया कि ये मर्दों का खेल है, लेकिन अब बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं। खुशाइंद बात यह है कि खातीन भी इसकी तरफ रागिब हो रही हैं और पाकिस्तान की मारूफ पोलो प्लेयर माहनम फैसल की सूरत में आज इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने है। माहनम ने 11 साल की, सिर्फ 11 साल की उम्र में पोलो खेलना शुरू किया और छोटी सी उम्र में ही इसमें अपना अच्छा खासा नाम बनाया। अब तक कई टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी हैं, सलाहियतों के खूब जौहर भी दिखा चुकी हैं। क्या बात है माहनम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, नहीं पहले मैं बात इजाजत दें अगर आप जरूर विद ड्यू परमिशन। मानम देखें, हमें तो पता चल गया आपके नाम का क्या मतलब है, ब्रेक में हमने जान लिया। जरा हमारी ऑडियंस को भी बता दें जरूर, जो ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, माह means moon and num means light, so it's moon's light. वाह वाह वाह। तो आप घोड़ा भी जो है वो रोशनी की रफ्तार से भगाती हैं। और ये भी बता दीजिए किसने रखा? मेरी मामा ने। मामा ने। बहुत ही खूबसूरत नाम है। ये बड़ी डिबेट होती है कि किस साइड से किसने नाम रखा। अच्छा माहनम, मुझे ये बताइए इतनी छोटी सी उम्र में कैसे शौक पैदा हुआ? बेसिकली मेरे जो मामू थे वो राइडिंग करते थे, तो उनके पास घोड़े भी थे। तो फिर मैं एक दिन उनके घोड़ों पे गई एंड फिर मुझे वहाँ से शौक आप ऐसे उनके साथ गई just for the try? या फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो गया एंड देन मैं राइडिंग अकेडमी पे मैं हर रोज़ जाती रही फिर वहाँ से। अच्छा मानम, देखे ना, शौक की फिर कोई ना कोई कीमत भी कभी कभी चुकाना पड़ जाती है। शुरू में जाहिर है आपने घुड़सवारी सीखी होगी, बेसिक से आपने आगाज किया होगा, तो कभी कभार कोई गिरी या चोट लगी, कोई इस तरह का वाकया भी कभी पेश आया आपके साथ? जी, मैं एक बार गिरी थी और मैं उसी हफ्ते 3 बार गिर गई थी एक ही रो में। वो हफ्ता आपके लिए अनलकी होगा मुझे लगता है मानम। तो हुआ क्या था? क्या वो आपका जो आपकी सवारी थी वो मूड में नहीं थी? क्या मसला क्या था? वो बेसिकली घोड़े ने बक मारी थी एंड आई फेल नीचे और ऊपर से मेरे गुजर गया था साइड से। तो आपने कहा एक ही वीक में आप 3 दफा गिरी नहीं, तो जो आपके ऊपर से गुजर गया तो नहीं, साइड से गुजरा था, बस आई रोल्ड, बचत हो गई थोड़ी सी। चले, तो वो जो एक ही वीक में आप 3 दफा गिरी हैं, तो उसमें इंजरी आपकी रिकवर हो गई थी, हील हो गई थी? शुक्र है उस तरह इंजरी नहीं थी, मतलब कि बेसिक सेफ ही गई थी बिकॉज़ आई फेल ऑन मड, तो इतना ज्यादा नहीं हुई थी बट थोड़ी बॉडी पे। अच्छा चलें मानम, ये तो हम आपसे डिस्कशन करेंगे पोलो से मुतालिक भी, तो ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ रही हैं और किस तरह से इतना आपका अच्छा शौक है, टाइम कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? अभी मैं ग्रेड 10 में हूँ एंड मैनेज तो ऐसे ही हो जाता है कि लाइक आफ्टर स्कूल आई गो टू प्रैक्टिस, बट जब मैचेस होते हैं देन इट्स बिट डिफिकल्ट बिकॉज मैचेस के टाइमिंग्स होते हैं लाइक 1 to 2 या 2 to 3, फिर आई हैव टू गो गेट अर्ली परमिशन फ्रॉम स्कूल। स्कूल वाले ताउन करते हैं इसमें? कर लेते हैं। प्रोटोकॉल मिलता है स्कूल में? शौक से करते होंगे, नहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता स्कूल में। वैसे ये भी ठीक है मेरे ख्याल में उज़ैर, ये भी ठीक है ताकि मार्क्स वगैरह आप मेहनत से ले सके। अच्छा माना, मुझे ये बताइए आपको 3 से 4 तकरीबन साल हो गए खेलते हुए, कितने टूर्नामेंट्स आप जीत चुकी हैं, खेल चुकी हैं, एक्सपीरियंस कर चुकी हैं? टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा खेली हैं, लाइक इस साल आई प्लेड मैनी टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग लाइक पोलो एंड पिंक भी मैंने खेला था, फिर 4 गोल भी हमने खेला था एंड इसी तरह मैंने अंडर 19 भी खेला हुआ है इन ऑल दीज टूर्नामेंट्स काफ़ी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम देखते हैं ना कि कोई जीप का सवार है, कोई जीप राइडर है जनाब, वो जीप रैलियों में अपनी गाड़ियां भगा रहे होते हैं, उन्हें अपनी गाड़ियों का भी बड़ा पता होता है, उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं। आप अपनी सवारी का, अपने घोड़ों का, वो किस तरह से आप मतलब ख्याल रखती हैं? इनकी आदतों अतवार आपको पता होती हैं कि आज इसका मूड नहीं है, गुस्से में है, इसको किस तरह मैनेज करते हैं? आपको ये सारी चीजें पता है? बेसिकली जैसे पोलो में 70% ऑफ द गेम इज द हॉर्स, ठीक है? तो अगर आपके पास वो घोड़े के साथ कनेक्शन नहीं होएगा या अगर आपका घोड़ा स्लो है, इन कंपेटिटर मतलब दूसरों का घोड़ा तेज है, जैसे गाड़ियों की रेस, अगर आप एक पोर्श हो, एक करोला है,
तो फ़र्क तो होएगा ना, बेशक जितनी मर्जी स्किल लो है। तो इसी तरह आपको एक बॉन्ड बनाते हो आप उनके साथ, और अगर मूड शूड चेंज होता है घोड़ों का, बट अगर वो आपके मूड स्विंग्स हैं इनके भी। ऑब्वियसली। माहनम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी एज फेलो को जो इस उम्र में हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं स्पेशली, किसी क्या भी खेल में। कहेंगी? हाँ। मैं कहूँगी कि खेलना चाहिए, मतलब कि यू नो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप हर वक्त से पढ़ते रहोगे ना तो आप पढ़ाई में भी नहीं अच्छे होगे, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए लाइफ के अंदर। सो यू शुड गिव जबरदस्त। टाइम एक टू सेहतमंद जो है जहन होना जरूरी है अगर आप ऐसा। मानम, बहुत शुक्रिया Thank आपका, वेरी बेस्ट विशेस Thank हमारी you तरफ से। so much. आप और अच्छे टूर्नामेंट खेलें, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलें, पाकिस्तान में खेलें, बाहर भी खेलें, और वापस पाकिस्तान का हमारे नाम पास रोशन आकर करें। इंटरव्यू और हमारे दीजिए। साथ आगे जरा गपशप करती रहा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जनाब, अब एक शेर आपकी नजर। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। उर्दू अदब को महकाने और अदबी महफिलों में शायरी की खुशबू बिखेरने वाली परवीन शाकिर को इस जहाने फानी से कूच किए 30 बरस बीत गए हैं। उनकी शायरी की खुशबू ने कई अशरों बाद भी गुलशन अदब को महका रखा है। मोहब्बतों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाह और उर्दू ज़बान व अदब से मोहब्बत करने वाले आज भी नहीं भूले। आइए इनकी यादों को ताज़ा करते हैं और ये खुसूसी पैकेज एंजॉय करते हैं। हैव अ लुक। नए लबो लहजा की ताज़ा बयान शायरा परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। 1972 में अंग्रेजी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर लसानियात में मास्टर्स करने के बाद महकमा तालीम से वाबस्ता हुई। बादज़ा उन्होंने पाकिस्तान सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और उन्हें 1982 में सेकंड सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर किया गया। कुछ अरसे बाद उन्हें इस्लामाबाद में डेप्यूटी कलेक्टर के फराइज सौंप दिए गए। जब 25 साल की उम्र में उनका पहला मजमुआ कलाम खुशबू मंजरेआम पर आया तो अदबी हलकों में उसे खूब सराहा गया। इसके बाद सदबर्ग खुद कलामी शाया हुए। उनकी कुलियात माह तमाम 1994 में मंजरे आम पर आई। उन्होंने मर्द के हवाले से औरत के एहसासात और जज्बाती मुतालबात की लतीफ तर्जुमानी की। जज्बा व एहसास की शिद्दत और इसका सादा लेकिन फनकाराना बयान परवीन शाकिर की शायरी का खासा है। जज्बा की सदाकत, रख रखाव की नफासत और लफ्जियात की लताफत के साथ परवीन शाकिर ने उर्दू की लसानी शायरी में एक मुमताज मकाम हासिल किया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुताद्दद अवार्ड से नवाजा गया। 26 दिसंबर 1994 को एक कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया। तो जनाब, हमने उनकी ज़बरदस्त और मुंतखब करदा जो शायरी थी, जो कि हमारी टीम ने स्पेशली आपके साथ सिलेक्ट की थी, वो आपके साथ हमने शेयर की। अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आपका ही मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हुआ है अमराज़े जिल्द से मुतालिक इंतहाई अहम एजुटेनमेंट सेगमेंट का। हम लेज़र की खैरत अंगेज़ दुनिया पर रोशनी डालेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह अमराज़े जिल्द के इलाज के तरीकों में इनकलाब बर्पा कर रही है। लेज़र जिल्द की देखभाल से लेकर सर्जरी तक कैसे चेहरों को तब्दील कर सकती है और इसकी हकीकत क्या है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजी के प्रोफेसर ब्रिगेडियर रेहानुद्दीन रिटायर्ड साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये बताएं कि लेज़र टेक्नोलॉजी है क्या और किस तरह अमराज़े जिल्द के इलाज में ये इनकलाब बर्पा कर रही है? अच्छा, इस पे लेज़र का जो लफ्ज़ है, इस पे मैं थोड़ी सी आपसे ज़रूर बताऊंगा कि लेज़र से जो जहन में आता है ना कि पैसे ले ज़र, ठीक है ना, अमल दखल तो बड़ा पैसों का है। हाँ, इसमें अमल दखल काफ़ी पैसों का है। लेकिन ये जो है ना, हमने 3 सवालों पे गौर करना है कि ये है क्या, काम कैसे करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लेज़र सिर्फ लाइट है। अच्छा, लाइट में और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो लाइट होती है वो चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ। लेज़र का ये है कि सिर्फ ये एक डायरेक्शन में पैरेलल रेज होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये सूरज की रोशनी में अगर आप देखें ना, तो ये इंतहाई पता नहीं कितनी आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये डिटरमिन करती है कि ये कौन सी रे है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो इतनी सी चौड़ाई है जी, इस चौड़ाई की लाइट को हम देखते हैं मुख्तलिफ रंगों की शक्ल में।
जो हमें सफ़ेद से लेके वायलेट तक और रेड से वायलेट तक नज़र आती है, ठीक है। यानी ये जो रंग है इनकी चौड़ाई पे डिपेंड करता है, हर एक लाइट की चौड़ाई मुख्तलिफ है। तो अब लेज़र में क्या होता है कि ये लाइट एक डायरेक्शन में होती है, उसकी जो चौड़ाई है वो भी एक होती है, और मल्टीपल साथ साथ जब चलती है ना तो वो एक बहुत पावरफुल जो है ना वेपन बन जाता है। अगर आपने स्टार ट्रैक देखी हो तो उसमें देखें ये लेज़र लाइट से क्या करते थे, तबाहकारी फैला देते थे। और अभी भी साइंस में यानी इतनी साई-फाई में आप देखेंगे कि लेज़र से इवन जो जहाज़ हैं या टैंक हैं वो गायब हो सकते हैं। इट इज़ सो पावरफुल। तो बेसिकली ये रोशनी की किरण है। ठीक है। और अगर आपको याद हो कि ये गोर्बाचोव है जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, तो इनके सर पे नजर आ रहा है आपको ये कुछ दाग सा? बिल्कुल जी बिल्कुल नजर आ रहा है। ये लाल सा दाग जो है सुर्ख, जी सुर्ख दाग, ये बर्थ मार्क कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैदाइशी निशान होते हैं अगर जिस्म पे हो, कमर पे हो, सुर्ख धब्बे या काला धब्बा, तो आप इसे बड़ा यानी जिसे कहते हैं ना खुशकिस्मती का निशान समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसका दूसरा रुख देखते हैं कि जब ये चेहरे पे नमूदार हो जाए तो क्या हशर हो, ठीक है। अच्छा, फिर यही काला निशान चेहरे पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये जो है झाइयाँ हैं, तो इसमें बाल भी थे और ये निशान भी था, और ये सिर्फ झाइयाँ हैं जिसमें आपका काला पिगमेंट जमा हो गया। तो लेज़र जो है ना 1980 से इन तीनों चीज़ों में इंसानियत की मदद कर रहा है कि ये गैर ज़रूरी बाल, खून जहाँ जमा हो जाता है, ये जो सुर्ख धब्बे आपको नजर आ रहे हैं, खून की जमाई की वजह से हो जाते हैं। बाल कहीं पे एक्स्ट्रा हो जाएं और रंगत कहीं पे ख़राब हो जाए, काले धब्बे हों, तो उनको ये दूर कर देता है, क्योंकि ये खून जो काले बालों का मवाद होता है मेलानिन, उस पर अटैक करता है, खून की नालियों पे अटैक करता है या पानी पे, तो जो भी गैर ज़रूरी चीज़ है उसे हटा देता है। तो आप देखें ये चेहरे पे ये रिंगत आपने रेड निशान है, ये थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए जैसे इसमें है, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यही निशान लेज़र से तकरीबन गायब हुआ हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ खून की नालियों को अटैक किया है। ये देखें बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गया। पहले इसकी सर्जरी होती थी लेकिन उसका कोई तशफ़ी इलाज नहीं होता था। अब जैसे ये बच्ची है, अब देखें इसका कितना चेहरा इम्प्रूव हो गया, बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। मतलब लेजर ट्रीटमेंट में एफिशिएंसी हम देखते हैं जी। और फिर ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान दूसरी जिल्द को नहीं होता, वरना अगर आप काटेंगे तो उस पर निशान भी पड़ेंगे। फिर गैर ज़रूरी बाल, आजकल तो हर जगह ये कि चेहरे के बाल ख्वातीन के हुए नहीं 4-5 तो फिर वो लेज़र पे चली जाती हैं, ठीक है ना। असल में ये जब बहुत ज़्यादा बाल हों तो देखें उनको ये उनके लिए इस तरह ये गायब कर सकती है। इवन जिस्मानी बाल जो है बगल के या नीचे लोग उनको भी हटाते हैं, दाढ़ी जादुई किरण है ये तो। जी 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 जी, ठीक है ना। तो अब देखें, लेकिन असल में ये जो इसका रोल है ना, ये इन लोगों के लिए है जो वाकई डिज़र्विंग हैं और इनको ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग मुतासिर हैं। और ये किस्म की बीमारी नहीं, यानी इवन आप हैरान होंगे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कुछ लोगों को पैदाइशी जेनेटिकली ऐसा होता है कि उनके जिस्म के बाल वैसे होते हैं जो कि सर के बाल होते हैं, तो वो जानवरों की तरह नज़र आते हैं। ये देखिए दोनों भाई आपको नज़र आ रहे होंगे चलते फिरते, इनके चेहरे पे ये जो बाल हैं इतने हैं, जिस्म पे भी इतने ही बाल हैं। ओहो। तो इनकी पैदाइशी हैं, ये कंजेनिटल हेरिडिटी डिफेक्ट है, पूरी पूरी फैमिलीज इस तरह अफेक्टेड होती हैं इनको। और ये जो वर्वुल्फ का कॉन्सेप्ट था ना कि वो भेड़िया इंसान बन जाता है, वो इन्हें देख के एक्चुअली नमूदार हुआ था। तो रंगत पे देखें ये झाइयाँ बन जाती हैं, ये भी ठीक हो जाती हैं इससे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमने ये लेज़र का आज का प्रोग्राम कर रहे हैं? वो ये है कि ये सिर्फ चंद सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, हर किस्म की लेज़र अवेलेबल नहीं है। यानी देखें बालों के लिए अलग है, खून के धब्बों के लिए अलग है, ठीक है, निशानात के लिए अलग है। तो बात यह है कि निजी क्लिनिक में चूंकि ये फ़ायदे का एक अमल है और इसमें जो गैर मतलब जो कि अनडिज़र्विंग लोग होते हैं वो अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं, जो डिज़र्विंग है वो रह जाते हैं, इसीलिए वो लेज़र का धंधा चल रहा है। लेज़र ठीक है। ये मुख्तलिफ मशीन है, इन पे दायर है, लेकिन ये रिसोर्सेज हैं एक्चुअली हमारी, हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें ये सीढ़ियाँ हैं, बड़ी हुई है, कैसे देख रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है,
बड़े आराम से रिसोर्सेस क्रिएट की जा सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। ज़रूरत ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी ज़रूरत है और कोई भी बंदोबस्त कर सकता है जी। तो उसूल बनाने पड़ेंगे आपको और उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी। हर कसो नाकस या हर एरा गैरा नत्तू खैरा खुद आ जाए कि जी मेरे ये प्रॉब्लम है, इसको लेज़र से ठीक कर दें, ऐसा नहीं। आपको एक बाकायदा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जी कौन सी मुतासरा जगह है, कितना फैलाव है, क्या डॉक्टर रेकमेंड करेगा तो होगा, डॉक्टर रिकमेंड करेगा। उसके बाद भी एक पूरा सिस्टम होना चाहिए कि जो कि अपॉइंटमेंट सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, हर एक को पता हो कि जी दिन में इतने हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी तो अगर हम बात करें तो इसका तो हक इस्तेमाल जो है वो एस्थेटिक्स वालों के पास ही है। बिल्कुल, देखिए तो और पैगाम ही हमारा बात ये ये है कि सैलून वालों ने भी ये मशीन्स रखी हुई हैं, दो उनको नहीं पता कि कैसे यूज देखिए करना इस है। मकसद प्रोग्राम का है ही ये कि असल हकीकत बताई जाए कि ये किन के लिए किस बना पर्पस के है, लिए बना किस था? पर्पस के लिए बना है। आपके ज़हन में उन्होंने शुकूक व शुबहात डाले और आप महंगे जनाब आप लेजर जो के है ना, ट्रीटमेंट हर करवाने चीज निकल का पड़े। लेजर कराने पहुंच गए। तो ये सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि जरूरतमंद की मदद करे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। सही। मगर हो ये रहा है कि जी आप हम सब इस बिगड़े चेहरे की परवाह करें, ये प्रायोरिटी है। इसके लिए बाकायदा जिसे कहते हैं सिस्टम, उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं असल में, ये हर एक के लिए नहीं है। तो देखिए इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हमें हकीकत पता हो किसी चीज़ की कि ये लेज़र है क्या, किन के लिए मुफीद है और क्या होना चाहिए। जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, जो सरकारी क्लिनिक्स में, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें इनका इस्तेमाल का क्या तरीका होना चाहिए। पहले तो उन्हें प्रोक्योर करें और उसके बाद एक सिस्टम बनाएं कि जी इस सिस्टम के तहत हम मरीजों का इलाज करेंगे। ये लोग हैं जो कि इसके मुस्तहिक हैं और जो गैर मुस्तहिक हैं उनका इलाज डॉक्टर्स का कोई पैनल हो छोटा सा, वो फैसला करे देख के। बिल्कुल 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 सही। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप समझ लें कि इसको पहुंचाएं हमारे आपके तवस्सुत से सारी। प्रोफेसर साहब जरा ये भी रहनुमाई कर दें कि जो डिफरेंट इलाज हैं जो कि लेज़र की मदद से किए जाते हैं, इन पे कितना खर्चा आ जाता है और किस तरह से है इसकी डिवीजन? देखिए जो लेज़र का एक सेशन होता है ना, वो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपए तक होता है। अब डिपेंड करता है उसमें, बाहर दुनिया में तो ये कि लेज़र के जो शॉट्स होते हैं ना उसके हिसाब से उसके पैसे होते हैं, बहुत महंगा होता है। यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। और मशीनों की, सॉरी अब ये लंबा एक सिलसिला है, मशीनों की क्वालिटी में भी इतना फ़र्क है कि एक मशीन 10 लाख की या 20 लाख की है, वो 2 करोड़ की भी है। बिल्कुल ज़ाहिर है की एफिकेसी, लेकिन कोई सिस्टम ऐसा भी नहीं है जो ये तयन करे कि जी ये मशीनें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये इसकी भी ज़रूरत है। मुझे ये बताइए, फॉर इंस्टेंस हम गलत बंदे के पास चले गए और उसने हमें लेज़र कर दिया, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए नुकसान एज सच फी ज़माना अभी आजकल लेज़र बहुत ही, यानी जिसे कहते हैं माइल्ड है, बहुत ज़्यादा आम है। कोई पहले थोड़ा सा ख़तरा होता था और उसके काफ़ी तदारुक के लिए कुछ वो ठंडक भी और हवा भी, और अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि बहुत महफूज हैं। कोई नुकसान नहीं होता ज़्यादा जेब हल्का होने के अलावा। वो सबसे बड़ा नुकसान है। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि इसके फिर मुसलसल सेशन लेने पड़ते हैं अगर आपने एक बार इसको शुरू कर दिया? उसमें यही है कि जैसे बालों का है, अब वो बाल जाहिरी बात है आपका जो सेशन है उसमें एक सेशन हो गया, उसमें जो थे उनकी रूट्स को एक्चुअली ये जलाता है, तो उसके बाद कई सेशंस के अंदर सारे बाल खत्म होते हैं, क्योंकि कुछ बाल बाद में भी उगने थे, जैसे हमने बालों में देखा था कि 3 महीने के बाद वो उग रहे, तो असल में तो रूट को जलाना है। सही। तो 3-4 महीने तो लग जाते हैं स्किन के अंदर, उससे ज्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा एक और बात कि 100% बाल कभी नहीं खत्म होते, याद रखें। इसे लेजर, इसे कहते हैं हेयर रिडक्शन, हेयर रिमूवल नहीं कहते। ये नहीं होता कि 100% बाल, कुछ ना कुछ बाल रह जाते हैं। तो जो लोग मतलब जर लेके जा रहे हैं लेजर करवाने वो ये भी अपने ज़हन में ज़हन नशीन करके जाएंगे जनाब, मुकम्मल जो है ना ये रिमूव नहीं हो सकते, ये बस कुछ ना कुछ रह जाएंगे। तो सर मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में महासों पर नजफ ने बड़ी जबरदस्त शायरी सुनाई थी, आपने बड़ी दादो तहसीन भी मेरा ख्याल की थी। अच्छा तो आज फिर लेजर पर अगर आप इजाजत दें तो कुछ फिल्म बदी पेश कर दें। अरे वाह, फिल्म बदी तो क्या बात है, अगर आप फिल्म बदी पेश कर रहे हैं। लेजर फिर हमतन गोश होकर सुने। चाहो अगर चिकनी जिल्द और चमकदार चेहरा, हो लेजर ढूंढो और सही जगह, धब्बे भी खत्म होंगे लेजर की ताकत से। ना चाहे बालों को और सुर्ख नसों को भी मिटा देगा,
हवा के झोंके और रोशनी की क्या किरण बात से। है, क्या बात क्या है, बात क्या है, बात बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, और बहुत आपने शुक्रिया। इन्हीं Thank you so 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया है कि लेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफेसर सर्टिफाइड साहब से पर्सन सीखे, के बस उसको साथ। जो हमने कन्वर्ट करना था कर दिया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके Thank यहाँ पे you. आमद का, आपने हमें इस हवाले से गाइड किया। तो नाजरीन, ये था हमने आज का सेगमेंट अरेंज किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें लेजर के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको सर्टिफाइड लोगों के पास ही जाना है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। अब शामिल करते हैं शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं इस हफ्ते के बेहतरीन अदाकारों की, ड्रामास की और टॉप ट्रेंडिंग OSTs की। इसके अलावा आज के सेगमेंट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 में वो कौन से ड्रामे थे जिन्हें शायकीन की जानिब से सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था, और साथ ही साथ जानेंगे कि 2025 में वो कौन से बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू होने वाले हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप कैसे हैं? आपका कुछ हाल तो हमें मालूम हो ही गया आपसे बात करके। आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, इस्लामाबाद में बहुत सर्दी है और मेरे थोड़ा सा ज़ुकाम भी है, गला ख़राब है। लेकिन मैंने कहा भाई ये तो साल का बड़ा अहम सेगमेंट है, क्योंकि ये साल का रैप अप भी होगा बिल्कुल, और अगले साल हम की खबरें पूरे भी हैं। साल की जो है ना वो ड्रामा इंडस्ट्री को लेकर और शोबिस इंडस्ट्री को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अरुण, इससे पहले शुरू कर लेते हैं कि इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास कौन से रहे, किस ड्रामे को शायकीन की जानिब से बेहद सराहा गया, बेहद पसंद किया गया? अच्छा जी, इस हफ्ते जो मैं कहूँगा कि शायकीन जो हैं उन्होंने भरपूर प्यार दिया वो है तन मन नीलो नील को, और ये सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की प्रोडक्शन है और बड़े अरसे के बाद सुल्ताना जो हैं वो खुद प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रही हैं, ड्रामे प्रोड्यूस कर रही हैं। अभी ये एक सीरीज़ उन्होंने बनाई जिसका ये तीसरा ड्रामा सीरीज़ है, जो ट्रिलॉजी उन्होंने बनाई थी। उसमें ये तन मन नीलो नील, सहर खान और ऑफ कोर्स शुजा असद, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहानी बहुत मजबूत है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। तो ये ड्रामा जो है इस वक्त नाजरीन में तेज़ी से मकबूल हो रहा है, और मेरे ख्याल में ये लास्ट हफ्ते की जो एपिसोड थी उसके बाद तो ये ड्रामा इस हफ्ते का सबसे टॉप रेटेड ड्रामा क्या बन बात गया है। है। अच्छा हारून, ड्रामा की बात हो रही है तो अब एक्टिंग की भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद की जा रही है, अदाकार और अदाकारा दोनों के हवाले से बताइएगा। जी, फरार के ऊपर हमजा अली अब्बासी जो हैं बड़े अरसे के बाद उनकी टेलीविज़न के ऊपर वापसी हुई है और एक ड्रामा सीरियल में नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक उनको भी ऑडियंस की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, और हमजा जो हैं वो हैं भी बड़े अच्छे एक्टर जब भी वो एक्टिंग करते हैं। एंड आई थिंक ये जो ब्रेक बिल्कुल। उन्होंने लिया था एक्टिंग से, ये उनका फ़ायदा हो गया है, क्योंकि अब वो व्हेन ही इज़ कम बैक, तो ही इज़ कम बैक एज अ मच मोर मैच्योर्ड एक्टर। सो यू नो इट्स लवली टू सी हिम इन दैट रोल फरार में, और वो बड़ा एक स्टार्क कंट्रास्ट है। उससे पहले हमने जाने जहाँ में देखा था उनको आयजा खान के साथ, लेकिन यहाँ वो मामिया शाह जाफर के साथ जब वो एक गुंडे के किरदार में आए हैं, तो लग रहा है कि हमजा अली अब्बासी के अंदर एक गुंडा कहीं छुपा हुआ था जो प्यारे अफजल के भी हारून, प्यारे अफजल के भी आखिर में वो जरा उन्होंने ये रूप दिखाया जी, था जी। थोड़ा सा। जी, मेरे ख्याल में वहीं से फिर वो डायरेक्टर ने देखा होगा, उसने हाँ, कहा कि वो होगा बड़ा हमजा को एक पसंद ऐसा किया रोल गया था। देना चाहिए। हारून, उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी acting। ही बहुत ज्यादा चार्मिंग है, क्रिस्मेटिक है। हमें ये बताइए इस हफ्ते की हिट जोड़ी कौन सी है? अच्छा जी, जोड़ी पे आने से पहले मैं एक और एक्टर का नाम लेना जी, चाहूंगा, जरूर। और वो है महमूद असलम साहब। महमूद असलम साहब की क्या भी बात है। ऐश के जनू में जो खूबसूरत एक्टिंग उन्होंने की, शब्बीर जान साहब के साथ उनका एक मुकाबले का सीन था, और जो कॉन्फ्लिक्ट एक बाप जिससे गुजर रहा होता है, जहां वो एक बेटे के ऊपर दूसरे को तरजीह दे रहा है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो महमूद असलम साहब ने बहुत खूबसूरती से दिखाया। बड़े वेटरन doubt, एक्टर no हैं, doubt। बड़े एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। तो हमजा और महमूद असलम साहब दोनों, आप देखिए क्या रेंज है हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में एक्टर्स की, कि दोनों एज ब्रैकेट्स में बड़े खूबसूरत एक्टर। कमाल। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं जोड़ी की, तो जोड़ी डेफिनेटली चाहिए। तन मन नीलो नील की जब हम बात करते हैं तो सहर खान और शुजा असद जो हैं, उन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। मुझे सहर खान से हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की तरफ चली जाती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कर देती हैं अपने कैरेक्टर्स को। बट इस ड्रामे में अगर आप उनको देखेंगे तो बड़ी एक मुनासिब मिकदार में उन्होंने जो है वो तो अपना क्या चुलबुलापन हारून भी आपने फेंका है। उनको एडवाइस दी थी, ये मशवरा दिया था ओवर एक्टिंग के मैं हवाले थी, से?
जब भी जिस फोरम पे भी बैठता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है वो उनको अपने आप को जो है टोन डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा हारून, कि जब आप तो वो, बड़ा मुखलिसाना मशवरा देते हैं, लेकिन आप मुझे लगता है दुश्मनों की तादाद में इजाफा कर लेते होंगे। वो हो रहा है जी। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारा तो काम है कि हम अच्छी नसीहत कर दें, कुछ अच्छा फीडबैक दे दें, उसके बाद लोगों की मर्जी है। ये तो अब समझने वाले पे है ना कि जनाब वो सीखना चाहता है जी, कुछ या बिल्कुल। नहीं, कुछ लेना चाहता है या नहीं अपने बिल्कुल। भले के लिए। हारून, ओएसटीज की तरफ हम आ जाएं तो इस हफ्ते किस ड्रामे का ओएसटी जनाब बड़ा ही पसंद किया गया, बड़ा ट्रेंडिंग में रहा? अच्छा जी, मीम से मोहब्बत का जिक्र करूंगा। मीम से मोहब्बत में भी एक इसी तरह की एक किरदार है चुलबुला सा, जो कि दनानीर कर रही हैं और हजरत अमीर भी हैं इसमें। मीम से मोहब्बत ड्रामा अभी तक तो नाजरीन को और मुझे भी कोई खास मुतासिर नहीं कर सका, I'll be very अच्छा। honest, लेकिन ओएसटी बहुत अच्छा है। हारून, OST मुझे तो- ये बताइए, 2024 का एख्तिताम करीब आ गया है और इस साल के बेहतरीन और यादगार ड्रामों की बात करें तो किन ड्रामास की अगर बात की जाए तो एंटरटेनमेंट के हवाले से उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया और लोगों के दिलों में जगह बनाई? अच्छा जी, हमें पता है 2023 के इख्तिताम से 2024 में जो ड्रामा हमें लेकर आया था वो था इश्क मुर्शिद, और एक बहुत बड़ी हिट थी। आई थिंक मेरा ख्याल में बहुत कम ड्रामे होंगे जिनको इतना प्यार नाजरीन की तरफ से मिला होगा। जी। व्यूज़ अगर आप देखें ऑनलाइन भी, और जो केमिस्ट्री थी दोनों मेन लीड्स की, दुरे फिशा की और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर, देखिए बिलाल अब्बास की जो आज आपकी बिल्कुल सच में तबीयत बहुत खराब है। तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। हाँ, तो दुरे फिशा और बिलाल दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। जी, ओएसटी जी। बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक तो इश्क मुर्शिद हमें 2024 में शुरू हुआ, फिर उसके बाद खई ड्रामा जो था, मुझे लगता है कि उसको शायद उतनी तवज्जो नहीं मिली नाजरीन की तरफ से, लेकिन मिलनी चाहिए थी। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था दुरे फिशा, अगेन इन अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर एंड ब्यूटीफुली एसेड रोल। और फिर उसमें जो बाकी भी कैरेक्टर्स तमाम जो थे, उन्होंने एक एंसेम्बल कास्ट थी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा उन्होंने ये एक ड्रामा प्रोड्यूस किया। और ये मुस्तफ़ा अफरीदी साहब की राइटिंग थी। और खई के बारे में हमें जब नहीं पता था तो हमें पहली दफ़ा, जिसमें आपको याद होगा पिछली दफ़ा हमने पिछले साल जब हम रिकैप कर रहे थे तो हमने देखा था संगे माह में गक की एक रस्म थी। तो इस दफ़ा हमें खई की एक रस्म से मुतारिफ कराया उन्होंने। उसके बाद जानिसार ड्रामा नाजरीन में बहुत बहुत मकबूल हुआ। दानिश तैमूर की और हिबा बुखारी की जो केमिस्ट्री थी, वो आई थिंक वो पूरे 2024 में बड़ा लंबा चला वो ड्रामा, और आखिर में तो बल्कि लोग इस नहज पे आ गए थे कि वो कह रहे थे कि बस अब बस कर दें, खत्म कर दें। लेकिन यह है कि वो ड्रामा मकबूल भी बहुत हुआ, और पूरे पाकिस्तान में भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी, जहाँ जहाँ उर्दू या जिसको वो लोग हिंदी कहते हैं बोली समझी जाती है, वहाँ पे जो है वो ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। अच्छा हारून, उसके बाद जी आप मुकम्मल कर लें। जी, मैं आपको बता रहा था, बस क्विकली मैं अपनी लिस्ट बताऊं, फिर मैंने आप लोगों से ये भी पूछना है कि आप दोनों का फेवरेट ड्रामा 2024 का कौन सा रहा? एक ड्रामा सबने बताना है। अच्छा फिर रद था जी, रद में शहरयार मुनव्वर बहुत अच्छी, और हिबा बुखारी की एक्टिंग नजर आई हमें, अरसलान भी नजर आए एक मेजर रोल में। नूर जहां ड्रामा, जो कि मेजर स्लॉट का ड्रामा भी नहीं था, लेकिन लोगों में बहुत मकबूल हुआ, और उसमें जो है मेरे ख्याल में नूर जहां के तौर पर सबा हमीद साहिबा की जो एक्टिंग थी वो लोगों ने बहुत पसंद की। और वो जो उनके 3 बेटे थे जिसके ऊपर उनको बहुत मान था, और फिर वो किस तरह जो है वो समझते हैं कि माँ जो है वो उनके साथ ज्यादती कर रही है, और बहुओं के साथ जो उनका एक रोल था, तो ये सास बहू वाला ड्रामा था, लेकिन बड़ा हट के स्टोरी थी, ट्रीटमेंट भी डिफरेंट थी, तो ये भी ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। अच्छा जी, उसके बाद है जर्द पत्तों का बन। ज़्यादा बात हमने भी इस ड्रामे के ऊपर नहीं की, जो मेरे ख्याल में एक जाती थी, लेकिन अब ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि सजल अली और हमजा की जो एक केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी लगी, और बड़ा खूबसूरत सा मधुर सा ड्रामा, जो कि इंसानी कॉन्फ्लिक्ट्स को, डेवलपमेंट के इश्यूज़ को गांव में, कम्युनिटी में किस तरह जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है, इन चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस ड्रामे ने उजागर किया। बड़ा अच्छा मैसेज था की, चाहे वो सिंध, पंजाब, कहीं भी हो, केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, उधर के देहातों की जो कहानी है उसको बहुत खूबसूरती से जर्द पत्तों का बन इस ड्रामे ने उजागर किया। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी मैं कभी तुम। ये कैसे कोई भूल सकता है? शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो केमिस्ट्री, जिस तरह उसने पूरे पाकिस्तान को अपने सहर में तारी कर लिया, तो वो जो है वो भी एक केमिस्ट्री जो थी उसने, आई थिंक इट गेव अस अ ग्रेट फिनाले फॉर 2024। सो ये 2024 के कुछ ड्रामे थे
और अब हारून, सबसे पहले तो आप लोग बताएं, ये बताएं आपके ना, कौन से favorite? मेरा तो फेवरेट चले कभी मैं कभी तुम था, तो नजफ आप भी बता दें। मेरा नूरजहां था। हमें फ्यूचर के हवाले से अच्छा, ये बताएगा, बताएं कि 2025 हमें- के हवाले से। हाँ, 24 से 25 में कौन से हाँ। ड्रामास लेकर जाएंगे और 25 में हमें कौन से बेहतरीन ड्रामास देखने को मिल सकते हैं? अच्छा जी, मैं मंटो नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत ड्रामा जिसमें हमें हुमायूं सईद नजर आएंगे और ओके। बड़ी कास्ट है। तो हुमायूं सईद, मुझे बहुत खुशी है कि अब वो ड्रामे कर रहे हैं। अभी हमने जेंटलमैन देखा था इस साल, तो अब अगले साल मैं मंटो नहीं हूँ, ये हम देखेंगे। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमें नजर आता है। अच्छा, बड़े बड़े अदाकारों की वापसी हो रही है। महविश हयात हमें एक ड्रामे में नजर आएंगी बिल्कुल असद खान के बिल्कुल साथ। सही। हाँ, तो महविश हयात भी नजर आएंगी। फिर उसके बाद हमें सबा कमर नजर आएंगी, जो इस जी। साल हमें कम कम नजर क्या आएंगी। बात। तो सबा कमर भी नजर आएंगी और सबसे बड़ी खबर यह है कि फवाद खान चंदूर में नजर आएंगे। अरे चंदूर में वाह, एक ड्रामा क्या बन बात, रहा ये है। तो आपने पता लगा कि खुशखबरी वो सुना दी सरहद हमें। पार भी जो है ना, बड़ा इंतजार होगा इस ड्रामे का। तो क्या 25 जो है वो इंशाल्लाह बड़ा हैपनिंग ईयर रहेगा हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से। इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में और ज्यादा हाइट पे जाएगी हमारी पॉपुलैरिटी ड्रामों की। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हारून आपका, आपने हमें बहुत सारी गॉसिप्स, इंफॉर्मेशन और डिटेल्स दी 2024 के बारे में और 2025 के बारे में। फ्यूचर के हवाले से कौन कौन से ड्रामाज हिट होंगे, मजीद आएंगे फ्यूचर में, हम देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है मजीद सेगमेंट्स के साथ, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं मरी की, जो मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के साथ ही एक बार फिर सयाहों के लिए पसंदीदा मकाम बन चुका है। बर्फबारी के हसीन और खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए हर साल हजारों अफराद मरी का रुख करते हैं, लेकिन 2022 में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था, जब शदीद बर्फबारी में फंसने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं। और इस वाक़े के बाद फिर हमने देखा कि इंतज़ामिया हरकत में आई, बहुत से इक़दाम उठाए गए ताकि ऐसे हादसात दोबारा ना हो। इन इक़दाम के तहत मरी में सयाहों के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए और मरी इंतज़ामिया को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों के लिए मतलूबा सामान भी फराहम किया गया और ये तमाम तर इक़दाम उस वाक़े के बाद उठाए गए। बिल्कुल। और इसके अलावा मरी में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को भी तैनात किया गया था। आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंतजामात माजी में कितने मुख्तलिफ थे और आज कितने मुख्तलिफ है, कितनी बेहतरी आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी जनाब मुगीज़ अहमद हाशमी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुगीज़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 2022 के अफसोसनाक वाक़ये के बाद मरी के ट्रैफिक निज़ाम में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आई हैं, और साथ ही साथ इस बारे में भी बताइएगा कि इस बार मरी में आने वाले सयाहों के लिए ट्रैफिक और ख़ास तौर पर पार्किंग के क्या इंतजामात किए गए हैं। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद ये कि डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेटस जब मिला तो तमाम पैराफर्नेलिया जो एक डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए वो तमाम मरी को प्रोवाइड किया गया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की भी तैनाती की गई। मुख्तलिफ इंतजामात अगर मैं आपको बताऊं तो इस दफ़ा ये कि हमारे 200 से ज़्यादा एहलकार हैं जो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉय किए गए हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 13 फैसिलिटेशन सेंटर हैं जो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रही हैं। इसके अलावा हाईवे की मशीनरी भी पहले से ज़्यादा तादाद में अब यहाँ पे मौजूद है। एक डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हमने इस्टेब्लिश की है जो तमाम डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन का गैप ना आए। शहर में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे हम टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पेजेस से तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, ट्रैफिक पुलिस भी उसमें एडवाइजरीज वक्तन फवक्तन जारी कर रही है ट्रैफिक अलर्ट के हवाले से, और मौसम की अपडेट जो होती है वो भी हम महकमा मौसमियात से लेके वो भी हम शेयर करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की पार्किंग के हवाले से, उसमें डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जो डेजिग्नेट की गई हैं पार्किंग के लिए। कुछ रोड्स पे हम वन साइड पार्किंग अलाउ कर रहे हैं और कुछ जो जीपीओ चौक की विसिनिटी में हमने नो पार्किंग जोन्स डिक्लेयर किए हैं। ये तमाम मेजर्स हैं जिनसे उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट को इस दफ़ा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा मुगीज़ साहब, ये भी ज़रा बता दें कि जो 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो सयाह वहाँ मौजूद हैं या जो विजिट करना चाहते हैं आने वाले दिनों में मरी का, क्या क्या सहूलियात यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर्स पर मौजूद हैं और ये किन किन पॉइंट्स पर कायम?
ये 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स में मेन अगर मैं आपको बताऊं तो लोअर टोपा पे है, झीका गली चौक पे है, जीपीओ पे है, बाड़ियां की तरफ जाएं तो काली मिट्टी के पास है, हमारा बांसरा गली के पास है। ये मेन पॉइंट्स हैं। कश्मीर पॉइंट पे भी फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद है। फैसिलिटेशन सेंटर का मकसद ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद हैं और रेस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इनका जो है वो सेटअप किया गया है ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स के रेप अपने उस प्रॉक्सिमिटी को कवर कर सकें। सहूलियत की मैं बात करूं तो वहां पे हमने हंगामी सामान जो भी है, कोई खाने पीने की अशिया, कंबल, रजाइयां, इस किस्म की चीजें, अगर टूरिस्ट खुदा ना खास्ता बर्फबारी में स्टक होते हैं तो वो जो सेंटर्स हैं हमारे, वहीं से उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल ठीक। मुगीज साहब, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, जरा हमें अप्रोक्सीमेटली बताइएगा कि इस साल अब तक कितने सयाह मरी आ चुके हैं और आने वाले दिनों में मजीद कितने सयाहों की आमद मुतवक्के है? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो हम इस साल में अभी तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो विजिट करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त के जो मंथ्स होते हैं वो पीक पीरियड होता है। सेकेंडली जो ये स्नोफॉल का पीरियड होता है, ये भी हमारा पीक टूरिस्ट सीजन होता है जिसमें टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। बिल्कुल ठीक। पिछले कुछ दिनों से हम अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा फुटफॉल जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। साल में अगर 2 मिलियन लोग आते हैं तो उनमें से 4 से 5 लाख सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक सीजन्स में विजिट कर रहे होते हैं। अच्छा मुगीज साहब, हमें ये भी जरा बता दें क्विकली कि बर्फ को हटाने के लिए ताकि ट्रैफिक की रवानी को वो बरकरार रख सकें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जो मशीनरी आपके पास वो पूरी सलाहियत से काम कर रही है और कोई मॉक एक्सरसाइज भी पहले से कर ली गई है? जी बिल्कुल, तमाम डिपार्टमेंट्स ने एक मॉक एक्सरसाइज वैलेंटाइन जो है वो अरेंज की थी। हाईवे की मशीनरी हमारी डिप्लॉयड है। इसके अलावा ये कि हमारे ट्रैफिक के पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी हाईवे मशीनरी के साथ डिप्लॉयड हैं, तो ऑपरेटर्स और ट्रैफिक पुलिस के एम्प्लॉयज दोनों उस मशीनरी को कंपनी कर रहे हैं ताकि उसकी मूवमेंट में भी कोई इशू ना हो और उस दौरान ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो भी बहाल रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुगीस हाशमी साहब आपके कीमती वक्त का। और यकीनन आप जो बता रहे थे, जो बयान कर रहे थे, वो सयाहों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या विज़िट करना चाहते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वहाँ पर आपकी हिफाजत के लिए जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद भी हैं और जो वो हिदायत आपको देते हैं जनाब, अगर आप उस पर अमल करें, के थ्रू भी देते हैं एहतियाती तदाबीर ताकि आप अमल कर सके उस पर। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए आप ज़रा तसव्वुर करके देखें कि आप अपने दोस्तों या फिर ख़ानदान के साथ कराची की किसी सड़क पर खड़े हैं और आप कॉल सुन रहे हैं। अचानक हवा की स्पीड से एक मोटरसाइकिल सवार नमूदार होता है, आपका मोबाइल फ़ोन छीनकर वो जनाब 9211 होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं हम आपको सुना रहे, बल्कि कराची के हज़ारों शहरियों का रोज़मर्रा का ये अलमिया है, ये वो मसला है जिससे वो दो चार हैं बेचारे। बिल्कुल उज़ैर, ये वाक़यात अब इतने आम हो गए हैं कि लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त भी खौफज़दा रहते हैं। और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग जो कराची में रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो अजीज़ हैं, उनसे बात होती है तो वो बताते हैं हम 2 फ़ोन रखते हैं, हाँ, एक महंगे वाला और एक सस्ते वाला। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें नाजरीन, तो सिर्फ इस साल नवंबर तक कराची में शहरियों से 17,952 मोबाइल फोन्स छीन लिए गए हैं। और ये अदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। बहुत अफसोसनाक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चोरी शुदा मोबाइल आखिर जाते कहाँ हैं? क्या इन्हें दोबारा मार्केट में बेच दिया जाता है या फिर इनके स्पेयर पार्ट्स गाड़ियों की तरह निकाल कर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो आज ये हमारा सेगमेंट है, इसी अहम मौजू पर बात करेंगे। इसके पीछे छुपे मुनज़्ज़म नेटवर्क के राज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे खुसूसी नुमाइंदे शामिर खान। शामिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शामिर, हमारे नाज़रीन को ज़रा डिटेल में बताएं कि ये मोबाइल छीनने के जो वाक़यात हैं हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? क्यों इनकी रोकथाम नहीं हो पा रही? उधर बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि कराची का तकरीबन हर शहरी ऐसा ही है जिसका मोबाइल फ़ोन छीना होता है या फिर चोरी कर लिया गया होता है। और अगर कोई शख्स इस वाक़यात से महफूज रहता है तो उसको यहाँ पे अजूबा ही करार दिया जाता है, क्योंकि लूटमार इतनी आसान हो गई है और इतनी आम हो गई है कि तकरीबन हर चलता हुआ वो लूट रहा है। अच्छा, मोबाइल फोन लूटना बहुत आसान हो गया और इसको डिस्पोज करना या फिर इसको ठिकाने लगाना भी बहुत आसान हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसी हवाले से शामिर मैं जानना चाह रही थी, हमें बताइएगा कि चोरी किए हुए ये जो मोबाइल फोन्स हैं इनका ये लोग करते क्या है? क्या कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में फरोख्त कर देते हैं या इन्हें मुल्क से बाहर स्मगल करते हैं? देखिए, दोनों तरीके वारदात हैं। एक तो ये भी है कि कराची में दर्जनों मोबाइल मार्केट्स हैं जहाँ पे करोड़ों की तादाद में मोबाइल फोन आसानी बिक रहे हैं। अब मोबाइल फोन ऐसे भी है जिनके बॉक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहरी जो है उनकी खरीदने की लालच में वहाँ पे खरीद रहे हैं।
कई रेड्स ऐसे हुए, कई छापे ऐसे लगे, कई ऐसे मोबाइल फोन भी बरामद हुए जो कि चोरी पे बासानी मोबाइल मार्केट में फरोख्त हो रहे थे। साथ साथ जो कराची और सिंध से मुंसलिक सूबा है बलोचिस्तान, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत आसानी से स्मगल कर दिए जाते हैं यहाँ से चोरी हुए हुए मोबाइल फोन जो है। और अक्सर ऐसे शहरी भी हमारे सामने है जो कि अपना मोबाइल फोन छीनने के बाद किसी तरह अगर लोकेशन उसकी ट्रैक करें तो वो पहले हब आती है, उसके बाद बलोचिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान। ओहो, फिर वो मेरा ख्याल है सरहद के पार भी निकल जाते हैं। शामिर जरा ये बता दें कि एप्पल कंपनी का तो ये दावा है और हम सुनते भी हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आईफोन का सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा मजबूत है और एक वक्त में हम सुनते थे कि जो चोर थे वो ये आईफोन नहीं आपसे चुराया करते थे क्योंकि ये आगे उनके लिए बेचना बड़ा मुश्किल होता था। अब जरा बताएं क्या सूरत हाल है कि ये आईफोन्स के साथ क्या करते हैं, क्या नया तरीका इख्तियार किया है कि अब आईफोन भी छिन रहे हैं, और क्या वाकई आईफोन के सिक्योरिटी सिस्टम को ये चकमा दे पाते हैं? अजी देखिए, किसी हद तक ये कहना तो यकीनी तौर पर दुरुस्त है कि किसी हद तक ये सिक्योरिटी सिस्टम आईफोन क्या तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दे देते हैं। यही वजह है कि आईफोन समेत दीगर फोन आराम से बासानी चोरी की हो रहे हैं और फिर बिकती रहे, उनको कहीं पर पैच करके यानी कि दूसरे मोबाइल फोन का इंडिया नंबर जो उस पर एडजस्ट करके उसको चला दिया जाता है। आईफोन ज्यादा जो कि महंगे फोन है उनके सिक्योरिटी सिस्टम किसी हद तक बेहतर है, तो इनके जो स्क्रीन निकाल के बेच दी जाती है, इनके दीगर जो इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं वो निकाल के इसके पार्ट जो है वो बेच दिए जाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से रिकवरी तो वो अपनी कर लेते हैं। यही वजह है कि ये ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो रोज ब रोज परवान चढ़ता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ इन वारदातों में इजाफा भी हो रहा है। मोबाइल फोन जहाँ पे कई ऐसे नेटवर्क जो कई ऐसे ग्रुप जो है वो पकड़े गए हैं जो खुसूसी मोबाइल फोन को छीनते हैं और छीनने के बाद यहाँ से बलोचिस्तान कोयटा ले जाते हैं। फिर उनको आगे पता नहीं चलता कि ये मोबाइल फोन कोयटा में ही इस्तेमाल हो रहे हैं, बलोचिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। तो ये मुनज़्ज़म गिरोह है जिसको पकड़ना काफी हद तक मुश्किल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा शामिर, आप ये चीज़ें, ये केसेस ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपके मुताबिक बताइएगा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर हिकमत अमली क्या हो सकती है? सजेशंस अगर देखी जाए, रिकमेंडेशंस देखी जाएं तो देखिए, सबसे पहले तो मंशियात का खात्मा करना पड़ेगा। मंशियात फरोशी यहाँ पे बहुत आम है, मंशियात का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत आम है, जिसकी लत को पूरा करने के लिए भी चोरी और डकैती की वारदातें की जाती हैं। साथ साथ सजाओं वो तेज और जल्द मुकम्मल करना होगा ताकि मुल्ज़मान को सजा हो, लंबी सजा हो, और वो जेल में जाके अगर लंबी सजा काटेगा तो उसके बाद भी जुर्म में जो किसी हद तक काबू पाएगा। साथ साथ जो ये चोरी की चीजें खरीदने वाली जो लोग बैठे हुए, जो खरीदार बैठे हुए, उनके खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की जरूरत है और उनको इस बात के लिए जो है रजामंद करना पड़ेगा कि वो चोरी हुए मोबाइल फोन या दीगर कोई भी, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट हो, वो ना खरीदें। तो मार्केट होगी, डिमांड आएगी, तब तक। बिल्कुल शामिर, ये आपने बड़ी अहम बात की है। आपके सारे पॉइंट्स बड़े अहम हैं, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि जब ये बिकेंगे ही नहीं ना तो फिर ये छिनने भी बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शामिर खान, आप हमें तफसीलन बता रहे थे कि किस तरह ये जो नेटवर्क है ये ऑपरेट करता है। तो नाजरीन, अब एक शेर आपकी नजर करें। हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। जज्बात और एहसासात के शायर, मुश्किल से मुश्किल बात को आसान अंदाज में बयान करने वाले उर्दू और पंजाबी के एहसास शायर मुनीर नियाजी को हमसे बिछड़े 18 बरस बीत गए हैं। आइए इनकी यादों को ताज़ा करते हैं और ये खसूसी पैकेज एंजॉय करते हैं। हैव अ लुक। मुनीर नियाजी का शुमार 20वीं सदी के मकबूल तरीन शोरा में होता है। वो 19 अप्रैल 1928 को भारत के जिला होशियारपुर के कस्बा खानपुर में पैदा हुए। उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी में ही अदबी महफिलों में हिस्सा लेना और अपना कलाम सुनाना शुरू कर दिया और अपनी शायरी में इश्क व मोहब्बत की रंगीनियों को नए अंदाज से रोशनास कराया। मुनीर नियाजी के यहाँ ख्वाबों की एक दुनिया आरास्ता थी। माजी के खुशगवार और तल्ख यादें उनका सरमाया थी। वो अपने मुनफरिद असलूब और जदीद अंदाज़े बयान के बाइस हमेशा हर दिल अजीज रहे। 1960 की दिहाई में उन्होंने फिल्मों के लिए गाने भी लिखे जो बहुत मशहूर हुए, जिनमें इस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, इस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं,
जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाए हम तो क्या शामिल हैं। इनकी तसानीफ में उस बेवफा का शहर, जंगल में धनक, तेज हवा और तन्हा फूल, सफेद दिन की हवा, दुश्मनों के दरमियान शाम और मोहब्बत अब नहीं होगी, रास्ता दसन वाले तारे, सफर दी रात वगैरह शामिल हैं। हुकूमत ने उनकी अदबी खिदमात पर 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2005 में सितारा इम्तियाज से नवाजा। मुनीर नियाजी 26 दिसंबर 2006 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हमेशा देर कर देता हूँ, क्या खूबसूरत लाइन है। और आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, सिचुएशन है, एहसास, जज्बात को मेरे ख्याल में ये लाइन एक्सप्लेन कर देती है। अगर हासिल निकाल के देखें तो फिर यही आपके जहन में आता जुमला। हमेशा देर कर देता हूँ। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबर शामिल कर लेते हैं जनाब भारत से, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर होते हुए ताल्लुकात पर शदीद परेशानी से दो चार है। और भारत के एक मारूफ टीवी चैनल की जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने जनूबी एशिया में एक नई बहस को जन्म दिया है। भारतीय चैनल फर्स्ट पोस्ट की एंकर पालकी शर्मा ने अपने प्रोग्राम में बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान कह दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक भारतीय चैनल ने बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान करार दिया। और इस खबर के पसे मंजर पर बात करें तो चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनस के दरमियान D8 सरबराही इजलास के मौके पर मिस्र के शहर कायरा में मुलाकात हुई, जिस पर वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। ताहम ये सब कुछ देखना भारतीय खातून सहाफ़ी पालकी शर्मा को हजम ना हो सका और उन्होंने अपने प्रोग्राम में बराह रास्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। यानी आप कहें कि जो दिलो दिमाग में नफरत थी ना, वो जुबान पर आ गई। सवाल अब ये पैदा होता है कि इस तरह के बयानात के बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्योंकि इस बयान ने ना सिर्फ भारत और बांग्लादेश के दरमियान नई कशीदगी को जन्म दिया है, बल्कि इससे जनूबी एशिया के हसास सियासी मंजरनामे पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा लफ्ज़ भी पूरे खित्ते के ताल्लुकात को बदल सकता है। तो हम देखेंगे इस मामले पर आने वाले दिनों में मजीद क्या रद्द-ए-अमल आता है और आपको इस हवाले से हम अपडेट्स भी देते रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, और मजीद अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। तो नाज़रीन, सर्दियां आ चुकी हैं और अपने साथ लाई हैं वो ताजगी और जायका जो हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, मतलब माल्टे, किन्नू, ग्रेप फ्रूट्स और लीमू जैसे फल ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि उनका जूस हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है और इसके साथ साथ पिंपल्स से आपको काफ़ी छुटकारा देता है। तो जनाब, ये फल विटामिन सी के बेहतरीन ज़राए हैं, जो कि ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं बल्कि जल्द की सेहत के लिए भी लाजवाब हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सिर्फ एक माल्टे का इस्तेमाल विटामिन सी की रोज़मर्रा ज़रूरत का 92% पूरा कर देता है। बिल्कुल, तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि सिट्रस फ्रूट्स किस हद तक मुफीद है हमारी सेहत के लिए और करते क्या है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा वर्दा सिकंदर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं वर्दा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमेशा ही फ्रेश लगती हैं। कितने माल्टे खाती हैं दिन में? बहुत सारे है ना? और इन्हें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है ना दस्तयाब भी होते होंगे। क्या बात है। अच्छा वर्दा, पहले तो सिंपल सवाल से ही करूंगी शुरुआत के, जनरल टू स्पेसिफिक। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद करते क्या हैं? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिट्रस फ्रूट्स की क्वालिटी होती है, इनके अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। अब हमारी बॉडी में जितना कम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उतना बेहतर हमारी हेल्थ के लिए। हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत, ख़ास तौर पे IgA और IgE ऐसी इम्यूनो बॉडीज़ है, कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करेगा। हमारे अंदर डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर्स, इनके होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे विटामिन सी हमारी स्किन हेल्थ के अंदर जाके क्या करता है, एक स्किन जो हम स्किन की सीरम्स देख रहे होते हैं, विटामिन सी लगाएं स्किन पे, तो आप खाएं ताकि वो बिल्कुल what you eat is actually reflect on your skin. This is most important. खाएं ताकि वो स्किन पे नजर आए आपके। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, अब खाने पे बात आ गई है तो वर्दा आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना, बल्कि ज़्यादातर लोग इसे
इस तरह नहीं खाते जनाब, इसके लवाजमात पूरे करते हैं, साथ काला नमक लाजमी रखते हैं। ये बताएंगे इसकी कोई इफादियत आप पूरी सिचुएशन करें, धूप का समा, और हाँ देखिए आप बैठे हुए हैं लॉन के अंदर, माल्टे हो और गिनने नहीं है फिर आप। गिनने नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट से ज्यादा समझदार ना लोग हैं। लोग विटामिन डी, मिनरल्स और विटामिन सी, ये तीनों चीजों को पूरा कर लेते हैं साथ, ताकि जो है ना वो न्यूट्रिशनली। अच्छा, अगर अफादियत की मेडिकली बात की जाए तो खास तौर पे वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार है, सीवीडीज, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां उन्हें, उनके लिए जरूरी है कि वो साथ नमक एडिशनली ना ऐड करें। और वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, खास तौर पे जो ग्रेप फ्रूट है, इसे कहा जाता है फैट कटर फ्रूट, ये वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अब हम गलती क्या करते हैं कि हम साथ सॉल्ट, एडिशनली सॉल्ट जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ ये ऐसे फ्रूट हैं जो हमारी काला नमक और सफेद नमक दोनों ही नुकसानदेह। आपका प्लान कैंसिल, काला नमक कैंसिल। देखें, जायके में कमी कर दिया, जायके में कमी कर दी है, लेकिन वो फ्रूट्स का अगर हम नेचुरल तरीके में लेंगे उतनी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज उसकी बढ़ेंगी। वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस उतना बेहतर, वो एक काम अपना अच्छा करेगा बजाय कि उसे 2-3 काम करने पड़े। जैसे हम नमक डाल देते हैं या डिफरेंट लोग काला नमक डाल या काली मिर्च डाली, तो वो फ्लेवर तो ऐड ऑन कर देता है, लेकिन क्या होता है कि, और उसके अलावा खास तौर पे कहा जाता है कि जो फ्रूट्स हैं इनके अंदर नेचुरली, ऑरेंज के अंदर फाइबर बहुत अच्छी तादाद में यही मैं वर्दा और लोग जो है ना बड़ा साफ करके खा रहे होते हैं, लेकिन करके खा रहे होते हैं। इस पर जरा थोड़ा सा तफसीलन बात कीजिए कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सिर्फ जूस निकालते हैं बिल्कुल प्योरीफाई और वो लिक्विड पी लेते हैं और वो सारी शुगर है। यस, फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है? फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारी स्टमक हेल्थ के लिए, और एक मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट खास तौर पे हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी जो ऑरेंज का फाइबर है, इट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हमारी गट के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए, और अगर हम सिर्फ खास तौर पे वेट लॉस या गट हेल्थ, इन तमाम प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और साथ बहुत माल्टी इंजॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको फाइबर के साथ खाएं। हाँ, अच्छी तरह पील जरूर उसे कर लें, लेकिन फाइबर के साथ। अच्छा वर्दा, ये तो ठीक है कि आप फाइबर के साथ खाएं, लेकिन ये खाते हुए ना हिसाब किताब नहीं रहता था। और आप अगर कहीं बैठे हैं किसी दोस्तों की महफिल में या वैसे रिलेटिव्स के साथ, तो आपको पता ही नहीं चलता बातों बातों में कितने खाने चाहिए आपको। एक वक्त में 2 to 3 ऑरेंज। That's it? That's it. काफी? Yes, काफी है, बिल्कुल। देखिए 8-10 ऑरेंजेस आप खाएंगे, उनका किसी भी चीज का एक्सेस बैड है, वो तो फायदा नहीं है फायदा उससे ज्यादा। हाँ। ये 8-10 आपने जो खुद बोली है ना, ये हमारे मिनिमम है। ये मैक्सिमम, सारी रात की बातें यहीं बता देनी। ये मैक्सिमम नहीं अच्छा, है। ये कर सकते हैं आप 2 टाइम में डिवाइड कर लें। ठीक हाँ, है, ये आप ठीक है। जबरदस्त। जैसे चलिए, शुक्र है कोई सहूलत तो पैदा की, नमक के बारे में भी गौर करेंगे। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप 2-3 खा लें, उसके बाद जैसे असर का वक्त है उसमें आप 2-3 खा लें। और बात करी थी जैसे नजफा फ्रूट्स के हवाले, जूसेस के हवाले से, तो देखें जूस अगर मैं सिर्फ एक सूरत में कहती हूँ, जब आप ऑरली नहीं खा सकते, आपको कोई गट इशू है या आप ऑरली नहीं खा सकते किसी हेल्थ इशू की वजह से, तब गो फॉर जूसेस। वरना जो कंप्लीट फल है उसकी अफादियत, फाइबर भी ज्यादा है, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी आपके जिस्म का नहीं बढ़ता, और खास तौर पे PCOS ये वाले प्रॉब्लम्स को भी, खाली शुगर जो खास तौर पे हमारे यहाँ होता है कि जी वेट लॉस करें तो जूसेस का इस्तेमाल, जूसेस पी रहे हैं, ये नहीं खाना नहीं पता वो सारा खाएंगे। और शुगर ही है। वर्दा, ये भी बताएं ग्रेप फ्रूट की अगर हम बात करें, कहते हैं कि वो भी आपको डेली नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर कहते हैं बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और ये उसे खाना भी एक इम्तिहान है, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है उसका जायका ऐसा है। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रैक्टिस जो लोग न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे बगैर करते हैं, खाली पेट ग्रेप फ्रूट का बहुत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब ये मौसम आएगा कि जी ये वजन कम करता है, तो उन्हें हार्मोन, इसको खाली पेट ग्रेप फ्रूट इज वेरी डेंजरस फॉर लिवर, बहुत खतरनाक है। तो और जो मुझे एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एसोफेगस में बर्निंग भी पैदा करता है, आपको एसिडिटी हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एसिडिटी भी होगी, और रात को आपकी आंख खुलेगी और आपकी स्टमक जो है वो इतना जोर का हार्ट बर्न हो रहा होगा, तो इसलिए जो है वो एम्प्टी स्टमक अवॉइड करना चाहिए। तो ग्रेप फ्रूट जो है इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, लेकिन उसको असर के वक्त या फिर जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक आपने नाश्ता कर लिया, 1 घंटे के डिफरेंस, 1 बजे 2 बजे आप ले लो। अच्छा वर्दा, मुझे ये बताइए कि आप जैसे कि जानती हैं सिट्रस फ्रूट्स, दैट मींस कि उसके अंदर खट्टा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अब स्मोक के बाद गले के इश्यूज हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, रेशे का इशू है, ये सारे जुकाम, कफ वगैरह, तो नहीं खा पाते सिट्रस फ्रूट्स। उनके लिए क्या मशवरा है कि वो विटामिन सी ले सके, माल्टा, किन्नू, ये भी वो लोग भी इंजॉय कर सके, किस तरह वो खा सकते हैं कि गला भी उस तरह इफेक्ट ना हो?
और जुकाम उनको वगैरह की कैफियत में भी हेल्थ आप के दे सकते हैं। प्रॉब्लम्स भी उनके सॉर्ट अच्छा, आउट हो उनके जाए। लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो जैसे किन्नू के बजाय मौसमी की को अप्रोच करें। मौसमी Okay. जो है ऑब्वियसली स्वीट होता है और इतना सावर नहीं और होता। फ्रूटर भी ऐड करना है। हाँ बिल्कुल, फ्रूटर जो है वो भी ऐड किया जा सकता है। और उसके अलावा दूसरी एक और चीज़ जो है वो की जा सकती है, जैसे अब हमारी जो है ख़ास तौर पे गट हेल्थ, और उसके अलावा अगर आपका गला ख़राब होता है तो अक्सर आपने सिरप्स या सप्लीमेंट्स देखे होंगे, उसके ऊपर लिखा होता है विटामिन सी एनरिच्ड। Yes. हाँ, अब विटामिन सी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। Yes, it's very right. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें चीज़ ये आप करनी है, जैसे आप शहद डाल सकते हैं, 1 कप नीम गर्म पानी लेके उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके और आप शहद जो है शहद डाल लें शहद उसके डाल साथ। लें ताकि उसका फ्लेवर जो है और आपकी जरा बॉडी चेंज हो जाए, स्वीट यानी हो वो जाए, लोग आपको भी डायरेक्टली खा सकते हैं, गला खराब भी है तो उसमें भी आप किन्नू वगैरह खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। मौसमी खा सकते हैं आप, मौसमी खा लेकिन सकते हैं। नमक के बगैर। अच्छा, एक चीज होती है ये तो आप ना जख्मों पे नमक पाशी कर रही हैं। मैं बहुत शुक्रिया वर्दा, मेरा ख्याल है इजाजत ये देनी हमारी चाहिए। वर्दा, तो थैंक यू कटपिट सो चलती मच। रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप माल्टे खाइए लेकिन नमक के बगैर। तो और आपको- तादाद का भी जरा हिसाब रखिए। हाँ, 9-10 मेरे हाल में खा लीजिए, लेकिन दिन में 2 पोर्शंस के अंदर, ठीक है। कल दोबारा से मुलाकात होगी सेम टाइम में। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।